मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दिया है, दैट इज साइंस टैलेंट टेक्स्ट मेंशन है, सीएसटी और अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन और एमबीबीएस का जो भी रैंकिंग आता है वो भी परसेंटाइल पे ही आता है, तो यहाँ पे शॉर्टली मेंशनड है। एंड उसके यूजेस क्या क्या है, यूजेस को मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, जेट स्कोर एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट। जेट स्कोर, जेट स्कोर में कैसे सॉल्व होता है, इफ यू नो द स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। वेरिएंस आपने निकाल दिया, जैसे आपने पूरा कैलकुलेट किया था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, आपको मीन पता है, तो आप जेट स्कोर इजीली निकाल सकते हैं। जेट स्कोर आप इजीली निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली जो भी गिवन होगा, जस्ट लाइक सपोज आप एक एक्स वैल्यू है, तो एक्स वैल्यू का आपको कैलकुलेट करना है माइनस करके फ्रॉम द मीन, डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आया, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, जस्ट लाइक 23.04 मेंशन था, एंड हमारे अकॉर्डिंग अगर 530 का अगर काउंट करते, सो 23.02 आएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करके सॉल्व कर सकते हैं। देन और एक क्वेश्चन है, दैट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये ओनली मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि क्या क्या कंसेप्ट है, आफ्टर दैट मैं ईच क्वेश्चन को अगेन डिस्कस करूँगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राफ कैसे आप बनाते हो, दैट इज हिस्टोग्राफ, ग्राफ पेपर यूज करते हैं तो हिस्टोग्राफ होगा, दैट इज अ हिस्टोग्राफ। और हिस्टोग्राम बोलते हैं, दैट इज हिस्टोग्राम मीन्स बार शेप्ड का होता है, एंड बार्स और कॉलम्स में इसको हम रेंज, इसका जो एक पर्टिकुलर रेंज होता है उसको हम शो करते हैं, डेपिक्ट करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज कुछ मेंशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज पॉलीगन इजी है, अभी भी बता दूंगी, बट उसका एक्स्ट्रा कुछ मैं दूंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इतना पोर्शन यहाँ पे है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं डिस्कस, जो भी इसका पॉइंट्स हैं या फिर सेंट्रल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, that is an anecdotal record. Anecdotal record होता है, that is record of some significant items or incident. Suppose आप लोग डायरी लिखते हो, कोई आप में से कोई भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का कुछ भी डायरी मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के रखना, या फिर अपने लाइफ में कुछ हो गया है उसको मेंशन करके रखना, कौन सी डेट में क्या हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, पूरा पूरा डे का नहीं लिखना है, पर्टिकुलर इंसिडेंट का। जब आप पर्टिकुलर इंसिडेंट को या आइटम्स को मेंशन करते हो अपने डायरीज में या कॉपीज में, तो उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज एनेक्डोटल रिपोर्ट ऑल्सो। बिकॉज बच्चों का कुछ भी इश्यूज होता है वो भी एनालिसिस करने के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज किया जाता है। सो एनेक्डोटल रिकॉर्ड, फर्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन पॉइंट है, तो रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट आइटम्स और इंसिडेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ सम सिग्निफिकेंट आइटम्स और इंसिडेंट। सो आप रिकॉर्ड करोगे, कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, सम सिग्निफिकेंट आइटम्स, जो इंपॉर्टेंट है, पूरा टोटल चीज़ को नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को, हो गया। सो आफ्टर दैट इसको किस लिए यूज करते हैं, इनफॉर्मल डिवाइस यूज बाय द टीचर, इनफॉर्मली यूज होता है, नॉट फॉर्मली, ऑफिशियल यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, इनफॉर्मल है। सपोज यू वांट टू नो why this boy or why this child is very sad in a classroom or in program or in extra activities, why he or she feels just like that, they are alone, they are sad, or he or she may be a sad person, क्यों वो फील करते हैं, या क्यों उनके जितने भी दोस्त हैं वो ऐसा फील करें। तो अगर कोई भी जगह पे आपको बच्चों को जज करना है, तो आप दूसरे रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, प्रोफाइलिंग, ग्रेडिंग, मार्किंग, स्कोरिंग, चेक लिस्ट, ये सब यूज कर सकते हैं। बट सपोज एक पर्टिकुलर वर्क पे एक बच्चा एक्टिव नहीं है, वो सैड है, उसके साथ कोई एक इंसिडेंट हो गया है, कोई आइटम्स उसको अच्छा लग रहा है बट वो यूज नहीं कर पा रहे, तो उसके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं या फिर बिहेवियर होते हैं, उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। उसको हम मेंशन करते हैं एज एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इट इज वन काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिवाइस यूज्ड बाय द टीचर। ये वन काइंड ऑफ कैसा प्रोसीजर है, वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर है, दैट इज अ ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर मीन्स इफ यू वांट टू चेक माय बिहेवियर, देन you have to follow me and observe me throughout the day for particular days or particular time period. So आपको मुझे पहले फॉलो भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब भी देखना पड़ेगा, उसके बाद पूरा टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर, उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर में और एक चीज़ है, जब भी आप कोई भी कैरेक्टर को नोट डाउन करते हो, जस्ट लाइक पॉइंट आउट करते हो, तो उसको नोट डाउन भी करेंगे। तो रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं जब आप कोई चीज़ों को फॉर द फर्स्ट टाइम नोटिस करते हो, आफ्टर दैट उसको नोट डाउन करके रखते हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट,
तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू होता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट हम बोलते हैं पिन पॉइंटेड और पॉइंट आउट करते हैं कौन सा रीजन की वजह से ऐसा बिहेवियर है, कौन से रीजन की वजह से वैसा बिहेवियर है। सो एक्यूरेट होता है एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं। सिंपल रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर, इट इज कॉल्ड सिंपल रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ऑल टोटल जितने भी बिहेवियर्स है उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। टू मेक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? आप लोग पढ़ चुके हो क्लास इंटरवल्स, याद है क्लास इंटरवल्स? बचपन में पढ़ते थे हम लोग क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ओके, अगेन 0 to 10 के अंदर उसका फ्रीक्वेंसी एक होता है। अच्छा, मैं एक आपको चार्ट दिखाती हूँ, दैट मीन्स मैं बना के ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक जस्ट लाइक एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल मेंशन कर दिया, दैट इज अ C&I क्लास इंटरवल। देन यहाँ पे मेंशन है 0 to 10, 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी है कितना? फ्रीक्वेंसी इज 2, सपोज दैट 2। 10 to 20 इसका फ्रीक्वेंसी है 10। 20 to 30 इसका फ्रीक्वेंसी है 8। ओके, सो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सो फर्स्ट वैल्यू जो रहता है ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, वैसे ही कर देना है। आफ्टर दैट इसको एडिशन करते जाना है, किसके साथ? द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस द सेकंड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी। एडिशन कर दे तो कितना हो जाएगा? 12। 12, 10 to 20 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। देन 20 to 30 के लिए कितना होगा? क्या करेंगे? अगेन 12 प्लस 8 दैट इज 30। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे होता है, मतलब हम लोग को एक वैल्यू है तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज उसके साथ ऐड होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आते हैं, तो वैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी होते हैं। जस्ट लाइक बच्चा का एक बिहेवियर मैंने देखा कि for some days he feels very shy, he feels very attractive और imaginative, ऐसे फील हो गया कि उसको ऐसे दिख रहा है कि वो बहुत ही शाय है, शाय फील करता है, इमेजिनेटिव है, कुछ बच्चे क्रिएटिव है, तो उसका मैंने ये कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन किया। आफ्टर दैट सेकेंड वीक में मैंने नोटिस किया एज ए क्लास टीचर दैट वो बच्चा का दूसरा कैरेक्टर अभी हाईलाइटेड हो रहा है, तो उसको मैंने ऐड किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट कुछ डेज पे मैंने और एक कैरेक्टर उस पे नोटिस किया, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। एडिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन इन ए रिकॉर्ड, मेंशन इन ए रिकॉर्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। सो एडिशनल बिहेवियर, एडिशंस ऑफ बिहेवियर और एडिशनल बिहेवियर्स को यहाँ पे सम करना है। जितने भी बिहेवियर आपके अंदर है उसको सम कर दो, एक रिकॉर्ड बना लो, तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज यूज्ड फॉर particularly to know the behavior of the students, and after that to get particular result or the significant result we have to follow the observational schedule or observational procedure, so that we have to make or we make that cumulative record, cumulative record। यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, टीचर को स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, या फिर कम्युनिकेट करने से भी कोई इशू नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑब्जर्वेशन में कम्युनिकेशन नहीं यूज करते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्प टू सेल्फ एडजस्टमेंट। बच्चों को ये क्या किस में हेल्प करेगा? बिकॉज आपके पास आपके सारे कैरेक्टर्स के रिकॉर्ड्स हैं, सो यू कैन पिक एनी टाइप ऑफ बिहेवियर टू फिट विद एनी सिचुएशन। बिकॉज आपके पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है, आपको पता है कि एक्सपीरियंस भी है कि आप मल्टीपल बिहेवियर शो करते हैं मल्टीपल सिचुएशंस पे, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। सो हेल्प टू सेल्फ एडजस्टमेंट, ये बच्चों को हेल्प करता है कि सेल्फ एडजस्टमेंट करने के लिए। इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को भी चेंज करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बिकॉज एडिशन ऑफ दी ऑल बिहेवियर्स और एडिशन ऑफ ऑल दी टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस बच्चों के जो भी है उसको हम अगर मॉडिफाई करते हैं बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, तो ये इम्प्रूवमेंट आ जाएगा बच्चों में। देन लास्टली पूरा एंटायर बिहेवियर आपका मैं जान चुकी हूँ, सो आई विल गिव सम फीडबैक टू यू। सो मैं फीडबैक आपको प्रोवाइड करूंगी, फीडबैक ऑफ एंटायर बिहेवियर, एंटायर बिहेवियर का फीडबैक दूंगी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्लियर है? यस और नो? समझ आया? ओके, कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना, बिकॉज आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, अगर डाउट हुआ पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अभी देखो इसके लिए कौन से गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है जस्ट लाइक कुछ तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे ना, या गाइडलाइंस होंगे, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग, मेकिंग व्हाट? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन मुझे क्या चाहिए? दैट इज अ पॉकेट फ्रेंडली बुक भी लिख सकते हैं, तो वो इजी होता है याद रखने के लिए, अदरवाइज नोटबुक इन हैंड।
नोटबुक, नोटपैड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दैन आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ों को लिखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए तो नोटबुक ले लिए। सो कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो दैट इज पर्टिकुलर इवेंट। तो राइट आफ्टर इवेंट, कोई भी आपके साथ आपके लाइफ में कोई एक इवेंट हो गया, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया, तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, देन राइट एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि आप क्या करते हो, सपोज मेरे साथ आज मॉर्निंग में कुछ इंसिडेंट हो गया, तो मैं अगर 2-3 दिन के बाद लिखूं पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या क्या हुआ था, मुझे रिमेंबर नहीं रहेगा। आई कांट रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड। सो दैट एज सुन एज पॉसिबल जो भी इंसिडेंट होता है, तो उसको फटाफट से लिख लो, जितना फटाफट हो सके। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल राइट कर लो। आफ्टर दैट लास्ट वन, टीच शुड हैव प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। सो यहाँ पे जो टीचिंग प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स। सो टीचिंग में भी पहले तो ये चीज़ होता है, बिकॉज बच्चों का बिहेवियर आप जज करते पर्टिकुलर क्लासरूम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर रहता है, तो उसमें भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आप बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसीजर को, स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इतना हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इतना मैंने स्कीमेटिक दिया है, बाकी पूरा डिटेल में आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का नोट्स भी है, चेक कर लीजिएगा, मैंने सेंड कर लिया ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूब्रिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एएनयू बच्चों के लिए भी है, सारे जितने भी क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ एज टोटल एएनयू एंड कुरुक्षेत्र के लिए है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस से है, तो दोनों के पॉइंट्स को हमने मिक्स करके एक अच्छा सा पॉइंट्स बना के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स इट इज अ स्कोरिंग गाइड। मतलब सपोज दैट आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर्स करना है, सो आप प्री प्लानिंग करते हो, एनीवन प्री प्लानिंग करते हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्री प्लानिंग कुछ करते हैं आप लोग, यस और नो, करते हैं ना? ओके, सो ये जो प्लानिंग्स होते हैं ना, प्लानिंग्स क्यों कर रहे हो, टू स्कोर, टू स्कोर इन ए क्लासरूम, और टू स्कोर इन एग्जामिनेशन, टू स्कोर इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इन एन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो ये जो पूरा स्कोरिंग का प्रोसीजर है कि आपको अच्छे स्कोर्स लाना है, यू वांट टू ग्रेड अप योर मार्क्स और ग्रेड अप योर स्कोर्स। सो आपको उसके पहले जो प्लानिंग्स करना पड़ता है, हाउ टू गेट गुड स्कोर, हाउ टू गेट वेरी गुड ग्रेड, जो इतना आप प्रोसेस को यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड रूब्रिक्स, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रूब्रिक्स। ठीक है, so rubrics one kind of scoring guide used to evaluate the quality of students work। बच्चों के वर्क को हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, मूल्यांकन, दैट इज अ जजमेंटल टाइप। सो मैं आपके वर्क को अगर जजमेंट देती हूँ, इवेलुएट करती हूँ, स्कोरिंग करती हूँ, तो उसके लिए मुझे भी क्या चाहिए, एक प्रिपरेशन चाहिए कि बेस्ट, गुड, एवरेज, जस्ट लाइक ग्रेडिंग टाइप। तो मैं इतने से इतने ग्रेड पे हूँ तो इतना मार्क्स दूंगी, इतने से इतने ग्रेड पे हूँ तो आपको इतना मार्क्स दूंगी। तो ये प्रोसेस यूज किया जाता है आपको स्कोरिंग प्रोवाइड करने के लिए, रूब्रिक्स। लेवल्स आर नीडेड, ये लेवल्स भी रहता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री लेवल टू सेकेंडरी लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल टू। तो एलिमेंट्री लेवल में ये जैसा रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा सेकेंडरी लेवल पे, और थोड़ा मॉडिफाई होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे। So levels are needed and it defines what students need to write to get marks। ये और क्या बताता है, बच्चों को कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तब उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। So that is called rubrics। So rubrics का कुछ parts हैं, that is a parts means it has 3 parts only। इसमें 3 parts होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन से parts हैं। First part is performance, performance criteria। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मेंशन करता है, दैट इज आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट को आप स्कोरिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज आई गिव सम ऑब्जेक्ट एंड आई टोल्ड यू, और दैट इज सॉरी आई टेल यू, नॉट टोल्ड यू, आई टेल यू टू स्कोर आउट दिस ऑब्जेक्ट। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एक प्रिपरेशन लेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग योर पर्टिकुलर मॉडल फॉर scoring this object, so you have to follow these steps to mark out और to score out। इसको score out करने के लिए या mark out करने के लिए पहले आपको points describe करना पड़ेगा कि ये products में क्या क्या है, या फिर आप एक question लिखे हो आपके according, तो उसको मैं पहले analysis करूंगी, after that आपके performance के criteria based में marks दूंगी। ये first stage। then second point is the rating skill। रेटिंग स्किल, रेटिंग स्किल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेटिंग स्किल में आप रेटिंग प्रोवाइड करते हो, जस्ट लाइक गुड, एवरेज, एक्सीलेंट,
ये ऐसे मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी रेटिंग स्केल है। ये ग्रेडिंग अप करने के लिए या फिर कोई भी पर्सन को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पोजीशन में डालने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज अ रेटिंग स्केल। देन लास्टली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड द रेटिंग स्केल, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों पे डिपेंड करके हम यूज करते हैं और एक पॉइंट को, दैट इज अ इंडिकेटर फॉर ईच पर्सन एंड क्राइटेरिया। जो भी आप क्राइटेरिया यूज करो, दैट इज अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और द रेटिंग स्केल, जो भी आप यूज करें उसके लिए एक इंडिकेटर होगा। जस्ट लाइक एक इंडिकेटर होता है गुड, गुड के लिए आपने कितना मार्क्स दिया, दैट इज 1 और 2। अगर हो गया यहाँ पे गुड से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक्सलेंट, एक्सलेंट के लिए 4 और 5, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज 6, ऐसे हम इंडिकेटर यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ओके, सो रूब्रिक्स अगेन टू टाइप्स का है, दैट इज एनालिटिकल एंड होलिस्टिक। two types का rubrics है, there are two types of rubrics, first one is the analytical and second one is the holistic। एनालिटिकल में क्या होता है, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स विद टेक्स्ट। अच्छा, घर पे आप लोग जितने भी सामान लाते हो, दैट इज ऑल अबाउट कॉस्मेटिक्स और स्पाइसेस और एनी अदर बोटल्स टाइप्स और द जार टाइप्स प्रोडक्ट। सो उसमें आप देखिए यहाँ पे टैगिंग सिस्टम्स रहता है, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, कितना प्राइस है, कितने कैलोरीज है, क्या यूज होता है, सब कुछ मेंशन रहता है, दैट इज अ लिस्टिंग प्रोडक्ट विद टैक्स। सो प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टैक्स। वैसे बच्चों के परफॉर्मेंस को सेपरेट करने के लिए भी हम टैग्स यूज करेंगे, जस्ट लाइक कौन सा टैग्स होगा जो नीचे आप मेंशन मैंने किया है, दैट इज फर्स्ट वन, नीड्स इम्प्रूवमेंट। जो बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड वो नीड करते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो उसको हम मेंशन करते हैं नीड्स इम्प्रूवमेंट। फेयर, दैट इज इसमें कुछ कुछ चेंजेस चाहिए, समहाउ इट इज जस्ट लाइक बोल सकते हैं इसमें लॉयलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इसमें चेंजेस करने से चलेगा। गुड, इट इज एवरेज टाइप, ये एवरेज पॉइंट पे होता है, जो बच्चे एवरेज होते हैं। एंड एक्सेलेंट, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, इन दिस पॉइंट देर इज नो नीड ऑफ चेंजेस, कोई भी नीड नहीं है चेंजेस का। सो ये एनालिटिकल है, बिकॉज एनालिटिकल में क्या होता है, आप पूरे प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं, सो एनालिटिकल। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हॉलिस्टिक, दैट इज इन द सेंस यहाँ पे हॉलिस्टिक है मीन्स होल वर्ल्ड के लिए जो आप लोग करते हो या फिर प्रोडक्ट वाइज जो करते हो उसी को मेंशन किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्किल विथ ऑल क्राइटेरिया। यहाँ पे ना क्या होता है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए हमने टैगिंग सिस्टम यूज किया एंड होलिस्टिक में क्या करते हैं ना, हम सिंगल स्केल को यूज करेंगे 1 to 4 पॉइंट्स में एंड पर्टिकुलर मेनी क्राइटेरियाज यहाँ पे मेंशन होंगे। सपोज एट ए टाइम टैगिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपका कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जस्ट लाइक आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं और सिंगिंग में अच्छे हैं, तो उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूब्रिक्स मेंशन कर रहे थे एंड स्कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे। बट इन होलिस्टिक रूब्रिक्स में मल्टीपल क्राइटेरिया को एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो, स्कोरिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मल्टीपल जितने भी पॉइंट्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, एट ए टाइम आप स्कोरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 to 4 और 1 to 6 स्केल्स यूज करेंगे, दैट इज 1 to 4 पॉइंट स्केल और 1 to 6 पॉइंट स्केल यूज करेंगे। इसमें भी सेम पॉइंट्स है बट थोड़ा सा डिफर कर गया, दैट इज नीड्स इंप्रूवमेंट यहाँ पे लास्ट में चाहिए, बिकॉज बेसिकली हम हाईएस्ट टू लोएस्ट में जाएंगे, इसमें लोएस्ट टू हाईएस्ट में थे, लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, उल्टा, दैट इज द हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द अबव एवरेज, जो एवरेज से ऊपर है, जहाँ पे नीड्स उतना ज़्यादा मेंशन नहीं करना पड़ता। सफिशिएंट, दैट मीन्स इसमें भी चेंजेस नहीं चाहिए। डेवलपिंग, it needs some changes or flexibility in changing items or elements, and needs improvement, that means इसमें बहुत सारे changes चाहिए and it needs various type of test and examination to overcome all the elements, जितने भी elements हैं one by one solve करने के लिए ये चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया, कुछ कुछ समझ आया, rubrics and anecdotal record, ये सुन लो। ओके, ओके, चलो अभी ना नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे परसेंटाइल रैंक है, आफ्टर दैट कंपैरिजन, लास्ट पॉइंट मैं समझा दूंगी, इसके बाद ही समझा दूंगी। तो परसेंटाइल रैंक होता क्या है, देखो, वेरी पॉपुलरली यूज मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग टेस्ट परफॉर्मेंस। बच्चों का जो टेस्ट परफॉर्मेंस होता है ना, उसमें बच्चों का रैंक एक देखते हैं, दैट इज 100 बच्चे हैं, आउट ऑफ 100 व्हाट्स योर पोजीशन, आपका पोजीशन कौन सा है। तो पोजीशन का जब आता है ना, तो देन वी यूज परसेंटाइल रैंक। इन दिस टाइम वी यूज परसेंटाइल रैंक। जब पोजीशन का बात आए, रैंक का बात आए, स्कोर का बात आए, अकॉर्डिंग टू
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना है उसमें से एक को आप चूज कर रहे हो, बिकॉज ये जो वन है वो आप हो, तो उनका परसेंटेज कितना है या फिर उनका स्कोर कितना है, उनका रैंक कितना है वो जानना है, तो परसेंटाइल रैंक हम यूज करते हैं। ओके, जस्ट लाइक सपोज यहाँ पे फॉर्मूला है उसको तो यूज करेंगे, उसके बाद और भी इजी मैं कर दूँ कहाँ पे यूज होता है ये भी मेंशन है। साइंस टैलेंट टेक्स्ट CST अदर एंट्रांसेस में MBBS में यूज होता है, अदरवाइज इन JEE मेन में यूज होता है, अदरवाइज CST कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर में इस टाइम यूज हुआ, इस बार यूज हुआ, लास्ट टाइम जो हम एग्जाम्स दिए उसमें यूज हुआ। एंड परसेंटेज एंड परसेंटाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। परसेंटेज मीन्स आपका ही ओनली काउंट होगा, परसेंटेज यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही पर्सन का एट ए टाइम पे काउंट होता है। परसेंटाइल में क्या होता है कि आपको टोटल अकाउंटेबिलिटी में रखा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज एक एग्जाम में 1000 बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें से आपका रैंक कितना है वो काउंट करना है। टोटल कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलता है, मैंने परसेंटाइल का 1000 लिया, बट मैं बोल रही हूँ अभी परसेंटेज कैसे निकलता है। परसेंटेज दिस इज द नॉर्मल मीन टाइप है, मीन एवरेज टाइप। क्या होता है कि जितने भी टोटल्स हैं, दैट इज सपोज एक 5 गिवन है, 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स एंड और स्कोर्स, एंड उसको ऐड कर लेना है, एड ऑल दिस टोटल सब्जेक्ट्स जो भी वैल्यूज हैं, अमाउंट्स हैं या नंबर्स है उसको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मैंने बोला 5। सो यहाँ पे 5 हम कर नहीं सकते बिकॉज ये अगर कर देते तो मीन हो जाएगा। सो मीन एंड एवरेज में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि सपोज सपोज आपका टोटल मार्क्स है 350 आउट ऑफ 500। सो मैंने टोटल किया ना सारे सब्जेक्ट को, इसलिए 350 आया आउट ऑफ 500। एंड परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। सो 0 0 इधर कट कर दो एंड 5 भी यहाँ पे काउंट कर लो। सो 70%, सो 70% दैट इज अ परसेंट और परसेंटेज, तो टोटल यहाँ पे परसेंटेज आपका निकला कि आपका परसेंटेज है 70। ठीक है, बट अगर परसेंटाइल आता है तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे। यहाँ पे पोजीशन अकॉर्डिंग होता है, मैं पहले भी बोल दी हूँ एंड फिर से बोलूँ। परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स ए स्टूडेंट रिलेटिव पोजीशन इन ए ग्रुप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लॉयर। यहाँ पे सपोज मेरा पोजीशन है आउट ऑफ 100 90 परसेंटाइल, और 90 इज माई पोजिशन। सो मेरा 90 क्यों पोजिशन है, बिकॉज नाइन मेरा मार्क जितना है या मेरा स्कोर्स जितना है उसके नीचे 90% लोग और भी हैं, 90% लोग और भी हैं जो आपसे कम लाए हैं और मुझसे कम लाए हैं। ठीक है, सो परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स ये स्टूडेंट रिलेटिव पोजीशन, बच्चों का यहाँ पे पोजीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो एक बच्चे का मैंने यहाँ पे पोजीशन चेक किया टोटल ग्रुप ऑफ मेंबर्स में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लोअर, उनसे कितने परसेंटेज बच्चे कम रखे। तो परसेंटाइल रैंक के लिए यूज हुआ 100 - 100R - 50 डिवाइडेड बाई n। सो डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे करेंगे। सो आर इज द पोजीशन ऑफ वन पर्सन। यहाँ पे आर जो यूज है ना, ये आर आपके लिए यूज है। सपोज आपका यहाँ पे रैंक आपको पता नहीं है कि आपका रैंक क्या है। ठीक है, एंड आपको कितना रैंक मिला, रैंक फर्स्ट, आपको फर्स्ट रैंक मिला। ठीक है, आपका रैंक क्या है यहाँ पे फर्स्ट, मतलब आपको बताया गया कि आपका रैंक ऐसे नॉर्मली रैंक है आपका फर्स्ट, बट परसेंटाइल रैंक आपको पता नहीं है। दैट मीन्स आपके नीचे और कितने पर्सन्स हैं आपको पता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 100 - 100R - 50 डिवाइडेड बाई n। सो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, पवन कल्याण रैंक्स फर्स्ट इन हर क्लास ऑफ 50। सो पवन कल्याण एक यहाँ पे गर्ल का नाम के अकॉर्डिंग मेंशन है, इसलिए हर मेंशन किया गया, बट आप हीज मेंशन करो बिकॉज पवन कल्याण एक बॉय का नेम है तो हीज होगा, वहाँ पे करेक्शन करना है। पवन कल्याण रैंक्स फर्स्ट इन हीज क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 बच्चों का क्लास है। ठीक है, 50 बच्चों का क्लास है, तो आपको परसेंटेज निकालना है कितने परसेंटेज में बच्चे उनके नीचे हैं। ठीक है, या फिर आपके नीचे, अगर नाम याद नहीं रहा खुद का नाम लिख दो। रैंक्स फर्स्ट इन हीज और इन हर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो हर परसेंटाइल रैंक, आपका परसेंटाइल रैंक आप निकालने वाले हो, कैसे निकालोगे। सो टोटल यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी 100 सो आपका रैंक है फर्स्ट, फर्स्ट बिकॉज आपको बोला गया आप फर्स्ट हो, फर्स्ट इन हर क्लास ऑफ 50। सो यहाँ पे आप 100 इंटू आर की जगह पे 1 मेंशन करेंगे एंड -50, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, तो डिवाइडेड बाई 50।
तो 100 माइनस, यहाँ पे देखिए 100 हो गया, 100 इंटू 1 100 माइनस 50 तो 50 आएगा, तो 50/50 दैट मीन्स 50/50 इक्वल्स टू 1, तो 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 99। तो आपका परसेंटाइल रैंक कितना है? 99। ऑलवेज याद रखना है आपको कि परसेंटाइल रैंक जितना ज्यादा होगा आपका मार्क उतना अच्छा है, ठीक है? परसेंटाइल बोला गया, नॉट परसेंटेज। आपका परसेंटेज अलग हो सकता है, परसेंटाइल अलग हो सकता है। सपोज आपने आउट ऑफ 100 स्टूडेंट स्कोर किया है 80%, सो मे बी 80% है तो आपका परसेंटाइल स्कोर वेरी कर सकता है, दैट इज आपका परसेंटाइल स्कोर 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, बिकॉज आपके नीचे कितने बच्चों ने कम रखा है वो भी तो जानना है। मे बी 80% इज द हाइस्ट वन, हो गया? तो उस अकॉर्डिंग परसेंटेज एंड परसेंटाइल रिलेटेबल है बट इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे आपने निकाल लिया क्या? परसेंटाइल रैंक। अभी परसेंटाइल रैंक के अकॉर्डिंग पवन गॉट 99th परसेंटाइल रैंक इन हर क्लास। सो उनके क्लास में उन्होंने कितना रैंक रखा? 99th आउट ऑफ 100। सो 100 इज द टॉप मोस्ट, 99 इज द सेकंड प्लेस। तो 99 यहाँ पे उनका रैंक है, तो ये सेकंड प्लेस में है। 1 2 3 4 में उनका नाम आता तो ये पूरा लोएस्ट हो जाते, लोएस्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में है तो उन्होंने 99th रैंक रखा है। इसका यूजेस क्या है? टू नो द पोजीशन ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का पोजीशन क्या है वो जान सकते हैं। एबिलिटी बेस्ड टेस्ट, आपके एबिलिटी को यहाँ पे जज किया जा रहा है बाय टेस्टिंग योर रैंक और स्कोर। कंपैरिजन विद द अदर्स, यहाँ पे कंपैरिजन भी रहता है, जस्ट लाइक आपका स्कोर इतना है दूसरे का स्कोर इतना है तो आपका रैंक कितना होगा, कंपैरिजन भी हो रहा है। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है या डाउट है? यस प्लीज आस्क, बोले। अच्छा 100 - 1 कैसा है? अच्छा ये तो, ये वाला। यस। सो यहाँ पे देखिए पहले तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वेट, फॉर्मूला। सो फॉर्मूला चेक करिए तो 100 यहाँ पे मेंशन करना है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। 100 - 100 जो ये है टोटल फिक्स्ड है। एन आपका कितना है? टोटल 50। स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 50। एंड आर इज योर पोजीशन, ये आपका पोजीशन है। यहाँ पे रैंक कितना मेंशन है? पवन कल्याण रैंक फर्स्ट, फर्स्ट। तो आपको अभी तक परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक नहीं मिला, नॉर्मल रैंक मिला है। आपको बोला गया तुम फर्स्ट में है, बट कौन से तरफ से फर्स्ट हो? 1 2 3 4 में फर्स्ट हो या 100 99 98 में फर्स्ट हो वो नहीं बताया गया, ठीक है? सो 100 × R, सो 100 × R मीन्स 100 × 1, 100 × 1 -50, 100 × 1 -50, ठीक है? -50, तो यहाँ पे 100 × 1 -50 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो गया 100 से -50 कर दे तो 50, 50/50 कर दे तो 1, एंड 100 - 1 इक्वल्स टू 90 होगा। अभी ओके, ओके थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। दैट इज, अगर वो भी नहीं समझ आया ना, एक पेज लास्ट में मैंने ऐड किया है, दैट मीन सेंड किया है आप लोगों को, आप देख सकते हो परसेंटेज एंड परसेंटाइल का पूरा। और एक एग्जांपल है, दैट इज सपोज, और एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, माइंड में रख लो। जैसे कि थिंक कर लीजिए 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है? आउट, सॉरी 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है? 10 लाख के अंदर 8 लाख ने क्या किया? एग्जाम्स में अटेम्प्ट किया, एग्जाम अटेम्प्ट किया। 8 लाख में 6 लाख बच्चे पास हुए, 6 लाख बच्चे पास किए। आफ्टर दैट आपका पोजीशन उसमें काउंट करना है। तो वहां पे और एक इजी फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन आया परसेंटाइल रैंक निकालने बोला तो आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज जितना भी टोटल है टोटल से आप काउंट करेंगे तो निकल जाएगा। तो उसका भी फॉर्मूला है, मैं लास्ट में बता दूँ, वो नहीं चाहिए एक्चुअली, आपके बुक के अकॉर्डिंग ये मेंशन है, तो ये इजी है, बहुत इजी है, इसको करिए, ये इजी लगेगा आपको। कि आपको ओनली खुद का पोजीशन जानना है कि आपका पोजीशन फर्स्ट है सेकंड है। अगर यहाँ पे पवन कल्याण का फर्स्ट नहीं होके सेकंड होता तो 100 × 2 होता, 100 × 2 होता, आर का यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, 100 × 2 होता। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट है तो वो एक प्लेस काउंट होगा, दैट इज उनका प्लेस 1 है। सो 100 × 1, 100 × 1 -50 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना भी है क्लास में,
बस उससे 100 से पूरा टोटल 100 हमने अज्यूम कर लिया एंड उससे माइनस कर दो, बिकॉज आपको काउंट करना है कि 100 में से आपका पोजीशन कितना है। तो 100 इज द मतलब 100 इज द हाईएस्ट वन, सो हाईएस्ट से आपको काउंट करना है आपका पोजीशन कितना है, तो इसलिए 100 एक फिक्स वैल्यू है, उससे आपको हर बार काउंट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन इज द जेट स्कोर। ठीक है, जेट स्कोर पे आते हैं। यस, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट आपको एक्सप्लेनेशंस के लिए ऐसा देना पड़ेगा, एक एक सिंपल क्वेश्चंस देना पड़ेगा, खुद से देना है। हाँ, एग्जाम्पल्स खुद से देना है। यस, वही है पॉइंट, बिकॉज ये सारे मार्क फेचिंग है, मतलब वन पेज में भी आप अगर लिख के छोड़ देते हो ना, एंड क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, बस हो गया, फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम हाथ में छोड़ देते हैं तो कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स मस्ट देना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलता है, राइट अबाउट जेट स्कोर। जेट स्कोर के ऊपर जाएंगे। अभी देखो, जेट स्कोर बहुत ही सिंपलेस्ट है, एंड ऑल ओवर द इन ऑल मैथमेटिक्स और स्कोरिंग टाइप और ग्रेडिंग टाइप में सब कोई यूज करते हैं। जितने भी पर्सन है इन डेली लाइफ में, जो भी वेंडर्स होते हैं या फिर रेलवेज में टिकट्स होते हैं या फिर कहीं पे भी आप फॉर्म फिलअप करो, बुकिंग करो, कुछ भी करो, ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है, सो दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो खत्म। सो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पे हम स्कोर निकालेंगे। जेट स्कोर इज द स्टैंडर्ड स्कोर। जेट स्कोर क्या है? एक स्टैंडर्ड स्कोर है। इट्स स्टैंडर्ड स्कोर एंड ऑल अदर डिपेंड्स ऑन दिस। इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ना सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब कुछ है, बिकॉज जेट स्कोर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर of standard deviation units, ये raw score in above और below the mean। सो यहाँ पे थ्री पार्ट्स है, दैट इज थ्री पार्ट्स को यहाँ पे कॉमा मेंशन नहीं है, इसलिए आपको रॉन्ग लगेगा। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, मैंने जो पॉइंट को स्लैश मारा वहाँ पे कॉमा होना है। ठीक है, सो क्या मेंशन हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला है। सो जेड स्कोर इक्वल्स टू एक्स। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाल दिया, 1 2 3 4, ऐसे मैंने डाटा डाला है 1 2 3 4। ठीक है, अभी इसका मीन निकालिए फटाफट, मैं सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। मीन निकालिए, कैसा होगा मीन, कैलकुलेट करिए। 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, दैट इज द 4। हो गया। सो ये हो गया 6, 6 + 4 10, 10/4, 10/4 हो गया, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2.5, 2.5, राइट ना? 2.5 आ गया। अभी मीन आपको मिल गया आपका 2.5। ठीक है, एक्स सपोज रेंडमली आपको पूछा गया कि चलो एक रॉ डाटा देते हैं, रॉ डाटा, ये रॉ डाटा है, एंड रॉ डाटा में से 3 को आप कैलकुलेट करो एज अ जेड स्कोर। 3 को कैलकुलेट करो एज ए जेड स्कोर। अभी 3 मिल गया, 3 - 2.5 यहाँ पे हमें मिल गया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, टेबल के अकॉर्डिंग आप करेंगे, वेरिएंस निकाल के स्क्वायर रूट करके आपको सॉल्व करना है। सो 1 2 3 4 का आपको फिर से टेबल करना है। यहाँ पे जो भी डाटाज हैं, डाटाज के लिए आप ABCD यूज कर लो, या फिर कॉलम में आप जो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डाटाज के लिए 1 2 3 4 यूज कर लीजिए। ये मीन वैल्यू था आपका 2.5, सो ये मीन इक्वल्स टू 2.5, तो उससे डिडक्ट करके आपको लिखना है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 से 1 माइनस करना है, तो -1.5 आ जाएगा। देन माइनस 0.5 आएगा। देन 3 है, सो 0.5 ओनली आएगा। देन 4 है, सो 1.5 ओनली आएगा। सो ऐसे आप फिर क्या करेंगे, स्क्वायर्स निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर्स निकालना है, देन ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय, आपको किससे डिवाइडेड करना है, नंबर ऑफ डाटा, दैट मीन्स 4। जस्ट लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन का जो था मैंने वो दिखा दिया। अभी उसको आप यूज कर सकते हो। तो रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल्स लो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व नहीं हुआ फिर से मुझे बताओ। ये मैंने इतना बता दिया, सिर्फ अभी पुट करना है वैल्यूज को एंड सॉल्व करना है। पुट करना है, जो जो वैल्यूज हमने दिखाया सॉल्व करना है, कितना आया मुझे आप बताएंगे। ठीक है, अदरवाइज ये भी नहीं हुआ तो मुझे बताएंगे, मैं और भी दूंगी आपको। डाटा दे देती हूँ, रॉ डाटा जैसे गिवन है 1 2 3 4।
ठीक है। एक्स कोई भी आप पिक कर सकते हो, एक्स किसी को भी, ये चारों में से किसी को भी एक पिक कर लो। जैसे वन पिक कर लिया, टू पिक कर लिया, थ्री पिक कर लिया, फोर पिक कर लिया, कोई भी चलेगा। यहाँ पे माइनस में भी वैल्यूज आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। वेरिएशन इतना है, माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आ सकता है, माइनस और प्लस दोनों में से कोई भी आएगा। ठीक है, जीरोस में भी वैल्यूज आते हैं। सो इतना है। सो एस डी यहाँ पे क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स क्या है आपका, एनी रॉ स्कोर, एंड एम इक्वल्स टू एरिथमेटिक मीन ऑफ रॉ स्कोर। एरिथमेटिक मीन एंड द नॉर्मल मीन बोल दो चलेगा। नॉर्मल मीन जो है वही एरिथमेटिक मीन है, जो आप मीन निकालते हो वही है। ठीक है, समझ आया, कुछ कुछ कर पाएंगे? नहीं हुआ फिर से बताओगे, मैं फिर से। ओके, ठीक है। अभी देखो, हिस्टोग्राम पे आता है। हिस्टोग्राम, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट करना है, ज्यादा नहीं लिखो चलेगा, एग्जांपल्स दे दो एंड पूरा हो सके तो स्टेप वाइज करके, अगर लास्ट पॉइंट पे निकाल भी नहीं सके स्टेप वाइज करके आ जाओ। मार्क्स हाफ मार्क काटेगा क्योंकि आपको रिजल्ट निकालने को टाइम नहीं हुआ, चलेगा, बट बाकी तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो टोटल करके आना, आप लोग छोड़ के बताना। ठीक है। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट द टेस्ट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म्स, कैसे आप ग्राफिकल फॉर्म्स में टेस्ट डाटा को शो करते हो। टेस्ट डाटा, सपोज आपका कोई एक रेंज है, मुझसे आपका रेंज है 0 to 2। ठीक है, तो 0 to 2 ग्राफ में शो करने के लिए हमें बार यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलीगन्स, पॉलीगोनल जो ग्राफ्स होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। कॉलम बार और पॉलीगोनल ग्राफ यूज कर सकते हैं। So graphical representation is the display of data in the graph paper. ग्राफ पेपर में आप जो डिस्प्ले करते हो डाटा को, जो टेबुलेटेड जो वैल्यूज रहते हैं उसको डिस्प्ले करते हो, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज एक ग्राफ हमने ले लिया एंड ग्राफ में हमने प्लॉट कर लिया। कैसे प्लॉट किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द 0.1 2 3 ऐसे मेंशन हो गया अकॉर्डिंग टू माय वैल्यूज जो भी हमें गिवन है। सपोज मुझे टेबुलेटेड वैल्यूज कुछ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सो यहाँ पे मैं 10 20 30 ऐसे मेंशन कर सकती हूँ एंड एफ ऑफ भी वैसे ही होगा 10 20 30। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसे मार्क कर दी, 10 to 20 यहाँ हो गया, 20 to 30 यहाँ पे हो गया, एंड 30 to 40 इधर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे, ग्राफ प्लॉट हो गए। ठीक है, सो ये हो गया हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग। सो इसको हम बोल रहे हैं क्या, कि एक चार्ट पेपर में, जस्ट लाइक ग्राफिकल चार्ट पेपर में आप अगर प्लॉट करते हो अपने डाटास को, जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं या डाटास हैं, इंफॉर्मेशन है टेबुलेटेड है, उसको अगर शो करते हो तो दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। एंड और किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुरुक्षेत्र बच्चे आप लोगों का असेसमेंट लर्निंग का जो लास्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट है आई थिंक, फोर्थ यूनिट में ये सारे मेंशन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है एंड एएनयू बच्चे आप लोगों का भी है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में देखिए मैंने जैसे प्लॉट किया है, एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, ऑलवेज ये और एक पॉइंट याद रखना है, जो पॉलीगोनल ग्राफ होता है या हिस्टोग्राफ होता है, हिस्टोग्राम ग्राफ होता है, ये सारा 2 डायमेंशनल है, दैट इज द 2D फॉर्मेट, नॉट इन 3D फॉर्मेट। आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो 3D में, इसको 2D में ही हम लोग शो करते हैं, बिकॉज ग्राफ पेपर आपका 2D है, तो इसलिए 2D में हम शो करें, अभी तक 3D का नहीं आया। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं तो आप 3D मोड पे भी उसको यूज करते हैं, जस्ट लाइक फिल्म्स में दिखाते हैं वैसा। बट यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज ग्राफ पेपर में दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट हम 2D मोड पे दिखाएंगे। तो दैट इज 2D ग्राफ्स। 2D ग्राफ्स, ये 2D ग्राफ्स है, 3D ग्राफ्स नहीं है। ठीक है, इट इज ए ग्राफ इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बार्स और कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज बार्स में। इट appears एज ए सीरीज ऑफ बार्स, देखो यहाँ पे बार्स के अंदर ना कोई गैप नहीं है, मतलब ये कनेक्टेड है, क्लास इंटरवल्स हैं, ये क्लास इंटरवल्स हैं, जस्ट लाइक 0 to 2, 2 to 4 कनेक्शंस हैं। इसका जो लास्ट है दैट इज द इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यू। ये अभी हो गया नेक्स्ट पॉइंट के लिए इनिशियल वैल्यू, ये हो गया फाइनल वैल्यू। मतलब एक टाइम के लिए मैं क्या रहूंगी, अभी मैं इनिशियल हूँ, तो तो उसके बाद जब स्टार्ट होता है, ये इनिशियल है तो ये तो नेक्स्ट और यूज नहीं हो सकता, बट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फर्स्ट स्टेप के, इसका जो फाइनल वैल्यू है नेक्स्ट पॉइंट के लिए ये इनिशियल रहेगा, इनिशियल रहेगा। सो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। एक टाइम के लिए आप लोएस्ट रहोगे, एक टाइम के लिए आप हाईएस्ट रहोगे। ये बार का एक सिंपल सा फंडा है।
ठीक है। अभी यूज़ क्या करना है, सो यहाँ पे बार्स में हम कॉलम्स और सॉरी हिस्टोग्राम्स में आप बार्स और कॉलम्स यूज करते हैं। इट appears एज अ सीरीज ऑफ बार्स वन नेक्स्ट टू अदर इन वर्टिकल एरे। देखो ये वर्टिकली प्रेजेंट है, वर्टिकली प्रेजेंट है, हॉराइजेंटली नहीं। आपका पॉलीगोनल थोड़ा हॉराइजेंटली रहता है, ये वर्टिकली रहता है। ये वर्टिकली है, आपका पॉलीगोनल ग्राफ हॉराइजेंटल होता है। ओके अभी देखो यहाँ पे डाटा कुछ मेंशन है, जस्ट लाइक ये 0 से स्टार्ट हो गया एंड उसके अकॉर्डिंग 9.5 टू 14.5, देन 14.5 टू 24.5, 34.5, देन 44.5। तो ये सारे क्लास इंटरवल है। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, ऐसे करते हुए चलेगा, सो ऑन चलेगा। एंड ये जो मेंशन है, मे बी ये टाइम पीरियड हो सकता है या फिर कोई भी सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स और डेज, जिसके अकॉर्डिंग भी आपका रहेगा। मतलब एक एक्स एक्सिस में यूनिट वाइज रहेगा कुछ, एक वाई एक्सिस में, तो उसी के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के यहाँ पे प्लॉट होता है। ठीक है, सो इसके प्रॉपर्टीज मेंशन है। प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार्स यूज होंगे, फ्रीक्वेंसीज एक डेफिनाइट पॉइंट पे रहेगा, फ्रीक्वेंसीज इज बेस्ड ऑन द क्लास इंटरवल स्कोर्स, वर्टिकल एक्सिस और अलोंग द हॉराइजॉन्टल। मतलब यहाँ पे वर्टिकल इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ हॉराइजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल प्लस हॉराइजॉन्टल होता है। एंड यहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, रेक्टेंगुलर बार्स रहेंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे कि मैं आपके साथ अटैच्ड हूँ, मतलब मेरे बाद आपका आया, आपके बाद उसका आया, ऐसे करके अरेंज रहेगा। देन एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम करेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जस्ट लाइक 0 to 2 का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 6। सो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 मेंशन है, 5, देन 6 मेंशन है। ठीक है, ये हो गया 6। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया 0 to 2, सो 0 to 2 का यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया एक बार। देन मेंशन हो गया 0 to 4 का, जैसे 1, सो 0 to 4, पहले तो 0 to 4, सॉरी 0 to 4 नहीं हो सकता, 2 to 4, तो 2 to 4 का हो गया 1, तो ये हो गया 1, 1 का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, देन 1। तो ऐसे करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इट इज सिंपल एंड इजी और इजीली मेड। ऑल द 5 एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज सोन above आर एप्लीकेबल हेयर। जितने भी पॉइंट्स ऊपर मेंशन है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसीज और वर्टिकल एक्सिस along with the horizontal, then class interval should be mentioned, rectangular bars should be mentioned, size of the class interval varies with the frequency। जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी स्मूथ। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब 0 to 2 हो गया, सो मे बी हो सकता है 4 to 6 बीच में ऐसे गैप हो जाए। ठीक है, बार्स में कभी कभी गैप भी हो सकता है। तो ये हो गया कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, हिस्टोग्राम अगेन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मेंशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इट कैन नॉट बी स्मूथ। इट इज डिफिकल्ट टू सुपर, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड मोर देन हिस्टोग्राम ऑन द सेम ग्राफ। क्या होता है ना, पर्टिकुलरली कभी कभी ग्राफ क्या होता है, सेम वैल्यूज अगर मेंशन है ऐसा, तो ये ओवरलैप्ड हो जाता है, ओवरलैप्ड हो जाता है। ओवरलैप्ड हो गया मीन्स हमें एनालिसिस में इश्यूज हो गया। कैसे इश्यूज लग रहे हैं अभी, ओवरलैप्ड हो गए बोल के। सो ये ओवरलैपिंग जो प्रॉब्लम है, जिसको हम सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। सो ये बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज है इसका, अदरवाइज सारे इसका एडवांटेज में आएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स ये भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड पॉलीगन्स जिसके मल्टीपल साइड्स होते हैं उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। एंड पॉलीगन्स का अगर नंबर चेक करना है, दैट इज द साइड्स को आप कैलकुलेट कर लो, तो आपको पॉलीगन्स का नंबर्स मिल जाएगा। जस्ट लाइक आपको अगर ऐसा मेंशन हो कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के कितने साइड्स हैं, एन, सो इतना हो गया। सो हमें मिल गया 3n इक्वल्स टू 180। टोटल कितना है, टोटल एंगल्स मिला के कितने होते हैं 180 ना, 180 डिग्री। सो एन इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, सो ये हो गया 60। सो ऐसे ही आपको और भी मेंशन हो सकता है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल हो गया तो वो कितना हो जाएगा, वो 360 होगा, 360 4n हो गया। तो वैसे ही 5n का काउंट करेंगे, 6n का, वैसे ही काउंट किया जाता है। एंड उनके वैल्यूज को लेके फिर ग्राफ भी प्लॉट होता है। इस ग्राफ में कोई भी बार्स या कॉलम्स मेंशन नहीं होंगे। ऐसे ग्राफ्स आप लोग देखे हो कि नहीं, डायरेक्टली ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला, देन यहाँ पे एक डाला, देन यहाँ पे एक डाला, जस्ट ऐसे देखिए, ये पॉलीगोनल है,
ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड पॉलीगोनल है। यहाँ पे वाई एक्सिस में कुछ फ्रीक्वेंसीज मेंशन होंगे, यहाँ पे कुछ डाटास मेंशन होंगे एक्स एक्सिस में। बस ये ऐसे लिखने से सॉल्व हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही है जो भी ग्राफ प्लॉट होता है। इसमें भी क्लास इंटरवल्स है, एंड इसमें भी क्या होता है ना, हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ है, बट हॉराइजॉन्टल को यहाँ पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। टोटल एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम नोटिसेबल है, मतलब टोटल एरिया दैट इज 180 को काउंट करने के लिए जितने भी साइड्स मेंशन होंगे, उसके जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे उसको यहाँ पे मेंशन करें। पॉलीगॉन्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बोला जितना भी फ्रीक्वेंसी है, जितने साइड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मेंशन होगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज, इट कैन बी स्मूथ। वो स्मूथ नहीं था, ये स्मूथ है। मतलब सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक ग्राफ एंड यहाँ पे प्लॉट किया, पहला मेरा वैल्यू इधर आया, देन सेकंड वैल्यू उधर गया, तो ऐसे मेंशन हो गया। देन थर्ड वैल्यू इधर आया, फिर फोर्थ वैल्यू उधर गया। सो देखो एक दूसरे से ये लोग कनेक्टेड है, कोई भी इंटरप्शंस नहीं है, कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड हो गया, दैट मीन्स ये स्मूथ है। इट इज सिंपल एंड इजीली मेड। एंड डिसएडवांटेज क्या है देखो, इट इज लेस प्रिसाइज देन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज वेरी प्रिसाइज, मतलब उसको जेन्युइनली सारी जगह पे यूज होता है, एवरीवेयर यू कैन यूज इट, बट इसको यूज नहीं कर सकते एवरीवेयर में। एंड इट डजंट रिप्रेजेंट एक्यूरेटली, ये एक्यूरेट डाटा नहीं देता है, बिकॉज इसका थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। 19, मतलब हम लोग अगर 19-20 का बोलते हैं ना, दैट इज एक 0.1% का भी थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो चलेगा, इसमें हम मैनेजेबल है ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आता है। ओके, ऑब्जर्वेशन होगा या फिर ऑब्जर्वेशन स्किड, बार बार बोल रही हूँ। सो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने। देन ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट्स है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स इसके जो होंगे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के ऑब्जेक्टिव्स, और दैट इज कितने टाइप्स का है उसको आप मेंशन कर सकते हो। इसमें ना एक्चुअली 4 स्टेप्स होता है। टाइप्स नेक्स्ट में मेंशन करेंगे, इसमें 4 स्टेप्स होता है। दैट इज अ प्लानिंग, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एसेसिंग। सो प्लानिंग करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। कौन से बेसिस पे? सब्जेक्टिव के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। सब्जेक्टिव मींस इन जनरल, देन स्पेसिफिक पॉइंट पे आप जब एनालाइज करते हो या फिर पॉइंट्स को और भी ज्यादा क्या कहते हो, मतलब प्रिसाइज करके बताते हो या फिर सॉल्व करते हो, एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो ऑब्जेक्टिव। एंड एसेसिंग, दैट इज अ इवैल्यूएशन। ऑब्जर्वेशन में यही होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़े थे, उसमें ऑब्जर्वेशन अभी पढ़ के आए, तो उसी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देन देखिए ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में उसी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन दिया गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, प्लानिंग। दीज आर द स्टेप्स। ओके, ये स्टेप्स हैं। जिनको भी स्टेप्स चाहिए था कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें या फिर कैसे हम लोग को बनाना चाहिए, ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स में हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस मार्क रहेगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होता है कि कौन से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ओके, देन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस में इतना टोटल आपको सिर्फ नाम लिखते हैं, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए इफ क्वेश्चंस नहीं है। आफ्टर दैट और 5-10 मिनट्स, ज्यादा नहीं। ओके, सो टाइप्स मेंशन करेंगे। सो टाइप में जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन है कितने टाइप का, स्ट्रक्चर्ड observation, unstructured, participant observation, non-participant observation, diagnosed, or that is called disguised actually, disguised observations, uncontrolled, controlled observation, advantage, disadvantage, next mention हो गया। अभी जितने भी पॉइंट मेंशन है सिंगल लाइन में यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी। अच्छा, प्लीज अनम्यूट जो है प्लीज म्यूट कर लो उधर। ओके, वो डिस्टरबेंस होता है। आई थिंक नहीं सुन पाए। ओके, कोई बात। सो फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद गैदरिंग होता है। कौन सी चीज का गैदरिंग होगा? इंफॉर्मेशन का गैदरिंग। ओके, सो इट इज ए मीन्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। वन सेकेंड, आई थिंक। Okay, so मैंने बोला यहाँ पे what do you mean by observation? So observations means one kind of analyzing process that means analyze कर सकते हैं। After analysis हम क्या करते हैं? That means we calculate the information or gather the information. So this is the first step of analysis or observation, to calculate the information or to
collect the information first, after that calculate it. So आप क्या करोगे, it is a means of gathering information. ये पहला चीज है, क्या आप information को gather करेंगे, after that उसके ऊपर जो भी research के time आपको कोई भी चीज का research करना हो, just like for cooking, just like for any type of subject matter, आप notes prepare कर रहे हो तो उसके लिए भी आप जो analysis करते हो या observation लेते हो, so this observation is for note making. So note making process के लिए जो भी observation हुआ, that is also one kind of research, and आपने information gathered किया, after that note down किया. So it is a means of gathering information for the research, may be defined as perceiving data. That means आप receive कर रहे हो, कोई data को collect कर रहे हो थ्रू द सेंसेस, आपके सेंसेस को यूज करके. कौन से सेंसेस आपको यूज करना है, दैट इज साइट. आप कोई चीज को देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हैं, या फिर टच करके या स्मेल करके कोई भी चीज को आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस और बाय द यूज ऑफ सेंसेस, आप अपने सेंसेस को यूज करके. अब अगेन नेक्स्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है. सो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मे बी स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर वर्ड के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसीजर होता है. सिस्टमैटिक, वन बाय वन करना है, और हम एट ए टाइम पूरे ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, वन बाय वन स्टेप वाइज करना पड़ता है. क्वांटिटेटिव, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अमाउंट को हम चेक करें तो क्वांटिटेटिव हो गया. रिकॉर्डेड इमीडिएटली, जस्ट लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी हम लोग जो भी बच्चों का कोई भी एक इंसिडेंट है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर, उसको रिकॉर्ड करके रखते थे, यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. डन बाय एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट और टीचर इसको परफॉर्म करते हैं जिनके पास ट्रेनिंग है या फिर प्रैक्टिस है. रिजल्ट्स कैन बी चेक्ड, यहाँ पे रिजल्ट्स को चेक किया जाता है एंड वेरीफाइड किया जाता है, दैट मीन्स इवैल्यूएशन. ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के लिए 4 स्टेजेस हैं, दैट इज द प्लानिंग, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसिंग. मैंने अभी बोला प्लानिंग मीन्स टू प्रिपेयर फॉर collection of data or information particularly based on any type of observation. Subjective, again informative जो data हैं, collected data should be mentioned as the subjective and objective. अगर हम specific point पे चले तो ये objective हो जाएगा. अगर हम whole total complete subjective means the lengthy points, तो उसके अकॉर्डिंग चले तो ये जनरल हो जाएगा. तो जनरल पॉइंट्स को पहले हमने जज किया और इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया, आफ्टर दैट स्पेसिफिक पॉइंट्स को नेक्स्टली क्या करेंगे, इवैल्यूएट करना है, तो असेसिंग, असेसिंग जहाँ पे फीडबैक मिलेगा. सो सब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज इम्प्रेशन, व्हाट इज इम्प्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम दैट यू ऑब्जर्व. आप जब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पीरियड में आप कितने इंफॉर्मेशन को लेंथी वे से कलेक्ट करते हो, या फिर कौन सा चीज पूरा परफॉर्म होता है, मतलब टोटल टाइम पीरियड में आपने जितना ऑब्जर्वेशन किया इन टोटल, तो उसको हमने सब्जेक्टिव बोला. ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली आपको कौन सा चीज ऑब्जर्व करना चाहिए, what did you actually observe, what are the objective behavior that anyone could observe. कौन सा behavior को, objective behavior को observe करना है, कौन से behavior के ऊपर subjective का impressions है, वो सब आप यहाँ पे objective में करते हैं. that means the specific point. lastly assessment. assessment में क्या होगा, based on what you observed and your impression. आप कौन सी चीज पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो एंड आपका इंप्रेशन क्या है. एंड लास्टली मेंशन द कंक्लूजन. What conclusions did you reach? आप कौन से conclusion तक पहुंचे हैं, या फिर उसके बाद कौन सा assessment और चाहिए. Lastly, planning. Given what you know, जितना आपको पता है ना उसके ऊपर ही आप planning appropriate वाला देंगे बच्चों को और any type of persons को. Just like what should be done, उन्हें क्या करना चाहिए after observation, या फिर उनके लिए कौन सा चीज helpful होगा. अभी टाइप्स जो मेंशन है, हम डायरेक्टली टाइप्स यहाँ पे चलते हैं. स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, डिस्गाइज्ड, अनकंट्रोल, कंट्रोल. तो ये 7 टाइप का है, तो 7 टाइप को आप डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं, देन लास्टली चलेंगे. डिफाइनिंग ऑब्जर्वेशन. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में पर्टिकुलरली कोई स्ट्रक्चर मीन्स एक डेफिनाइट पैटर्न होता है, शेप एंड साइज होता है. तो यहाँ पे टाइम इज सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर एक्शन काउंटेड. एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा एक्शन को आप जज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो देखना है. अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स इसमें कोई भी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कौन सा एक्शन को काउंट करना है वो भी पता नहीं है, उल्टा पूरा ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑब्जर्वर मेक्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द ग्रुप. सपोज एक ग्रुप में हम लोग कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर ज्वाइन करो, दैट इज यू आर द पार्टिसिपेंट, हो गया. अगर नॉन पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, अगर आप मेरे ग्रुप के पार्ट नहीं हो फिर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो. डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, डिस्गाइज्ड क्या है, ऑब्जर्वर
नॉट विजिबल टू ग्रुप, डिस्गाइज जस्ट लाइक हम यहाँ पे वैनिशेबल रहेंगे, मतलब पेरिसेबल नहीं है, वैनिशेबल रहेंगे जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। ओके, मतलब मैं हूँ फिर भी मैं दिखती नहीं हूँ, ऐसा टाइप का। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, नो, दैट इज ऑब्जर्वर नॉट विजिबल टू ग्रुप। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन डन इन द नेचुरल सेटिंग, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन हो या फिर पर्टिकुलरली आप जिस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, कोई भी पैरामीटर्स पे, पैरामीटर्स मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे आप चेंजेस नहीं करोगे। अगर कोई भी चेंजेस नहीं करते हो, नेचुरल सेटिंग्स में आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसको अनकंट्रोल बोलते हैं। अगर स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद, मतलब आपको जो नीड है वैसे ही एनवायरनमेंट क्रिएट किए, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन किए, जैसे कि घर पे होता है बच्चों के ऊपर, बच्चे को फ्रीली छोड़ दो एंड वो जो कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो, दैट इज द अनकंट्रोल्ड वन। बच्चों को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे दो एंड उस एनवायरनमेंट को आपने क्रिएट किया है बिकॉज आप बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस चाहते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करो, दैट इज अ कंट्रोल वन। ये इतना हो गया ऑब्जर्वेशन का टाइप्स। देन आ गया ऑब्जर्वेशन का जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दैट इज रिलेटिवली इम्प्रेसिव मेथड, ये बहुत ही इम्प्रेसिव मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कैन बी स्टॉप्ड और बिगन एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है, कोई भी टाइम पे बंद कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल रहता है, कोई भी सब्जेक्ट को एज अ क्राइटेरिया यूज करके आप ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स गेट इज करेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स रहते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं वो करेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। डिसएडवांटेज में क्या आया, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम जाता है, मीन्स पर्टिकुलरली एक चीज होगा, एक रिएक्शन होगा, चलो उसको ऑब्जर्व करते रहो, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, उसलिए पूरा पर्टिकुलर ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज नीडेड, कभी कभी डिफिकल्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन आए तो उसके लिए ट्रेनिंग नेसेसरी होता है। इतना ही है, पॉइंट समझ